ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप अक्सर ये फिक्रा सुनते रहते हैं कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ये ग्लोबलाइजेशन की टर्म पॉलिटिकल साइंस में बड़ी अहमियत क्या हुई है। आप लोगों ने नेशनलिटी के मुताबिक पढ़ा है, स्टेट के मुताबिक पढ़ा है, स्टेट सिस्टम के मुताबिक पढ़ा है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के मुताबिक पढ़ेंगे कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्या वजूहत है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसके बारे में हम लोग जो इसकी काजिज़ है वो देखेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान इसके जो है डिमेरिट्स जिसे हम कह सकते हैं वो क्या हैं। आज हम इन चीज़ों पे जो है वो बहस करेंगे। इंटरनेशनली सतह पर जो है हर कोई कोशिश कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इकोनॉमिक्स को प्रमोट करे, पॉलिटिकली तौर पर वो स्ट्रॉन्ग हो और वो दुनिया में अपना नाम पैदा करे। आज की जंग जो है मीशत की जंग है। दुनिया ये चाहती है, स्पेशली जब दुनिया ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ किया है तो इंडस्ट्री जो है उसने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रमोशन में किन चीज़ों ने जो है कंट्रीब्यूट किया है, हम उन फैक्टर्स को भी देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या, 20th सेंचुरी में इसकी टर्म्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। 20वीं सदी जो है इसमें, इससे पहले भी जो है अक्सर जो कई इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो हैं उनमें ये टर्म जो है वो फेमस हुई। लेकिन जो एक्चुअली जो डोमिनेंट चीज़ है वो 20th सेंचुरी है, जिसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है से बहुत पहली दफ़ा इसको जो है प्रॉपर तरीके से इस टर्म को यूज़ किया गया। इट इज़ प्रोसेस बाय व्हिच द वर्ल्ड बिकम्स इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। ये वो प्रोसेस बन चुका है जिसके जरिए दुनिया एक दूसरे से मुंसलिक हो चुकी है, दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है। अब वो जो पुराना कंसेप्ट था बाउंड्रीज का कि हम समुद्र पार जो है तजारत करना जो है वो बना है, और इस तरह कई चीज़ें जो है वो पुराने मॉडर्न आइडियाज जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब दुनिया चाहती है, आप बहुत सारे दुनिया देख चुके हैं, यूरोप में बहुत सारे ऐसे माहौल हो चुके हैं जिनके तहत वो बॉर्डर सिस्टम जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से एशिया में है। और वो लोग आपस में तजारत भी कर रहे हैं, एक दूसरे कंट्रीज में जो है बगैर वीज़े के आ जा भी रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की सहूलतें भी मौजूद है, एक कंट्री से ट्रेन चलती है तो कई कंट्रीज में जा रही है ट्रेन जो है। और इवन आप एयरपोर्ट पर चले जाएं तो कहीं भी वीज़ा जो है लगा दी जाती है, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो दुनिया को एक दूसरे के करीब ले आती है। तो इसमें ना सिर्फ दुनिया को कनेक्ट किया है बल्कि इट आल्सो कनेक्ट्स पीपल, इकोनॉमिक्स, कल्चरल एजेंसीज, गुड्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब एक्चुअली दुनिया जो है वो हर चीज़ पर अपना कब्जा नहीं कर सकती, वो असल में एक दूसरे से शेयर कर रही है, आइडियाज को भी शेयर कर रही है, टेक्नोलॉजी को भी शेयर कर रही है। साइंस के मैदान में भी जो तरक्की है आप कब तक उसे अपने पास ही रखेंगे, आपको लाजमी जो है वो वर्ल्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी मुल्क अपनी ज़रूरियात तनहा पूरी नहीं कर सकता, अमेरिका क्यों नहीं है, उसे दूसरे कंट्री के साथ वाबस्ता होना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। आप लोगों ने वो एरिस्टोटल की जो है वो पढ़ी है, मतलब फ्रेज जिसको कहता है कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, अकेला नहीं रह सकता। इस तरह पूरी दुनिया में मुल्क भी अकेला नहीं रह सकता, खैर वो कितनी भी तरक्की कर ले, दूसरे मुल्क उसके लिए ज़रूरी है, उसने उनसे कनेक्ट करना है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कंट्रीज को कनेक्ट करने का एक जरिया जो है वो बन चुकी है। इसने लोगों को, इकोनॉमीज को, इवन गुड्स को, सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को बहुत सारे मैदान में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करने में मदद दी है। और इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया है। जिसमें सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सनत के इनकलाब ने जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा जो बहुत सारे पिछले रेवोल्यूशन आए हैं वो भी चीज़ें इसमें शामिल है इसको प्रमोट करने में। जब दुनिया ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव किया है तो इंडस्ट्री को आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट चाहिए। आप दुनिया में जो है वो अपने कंट्रीज में अगर आपके पास मार्केट बना है तो दूसरे कंट्रीज में आप अच्छा माल बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा एक कदम। उसके बाद ये रैपिड नीड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नए नए जहाज जो है जदीद, इसके अलावा रेलवे का निज़ाम, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है जदीद ज़राए आमदोरफ्त और जदीद मवासलात का निज़ाम, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की एज में जो है वो ग्लोबलाइजेशन के बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है। इसके अलावा जो है यूएस पॉलिसी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है, वर्ल्ड वार 1 के बाद तो आप जानते हैं ना दुनिया में जर्मनी में हिटलर आया, इसी तरह मुसोलिनी जो है इटली में, और इस तरह रशिया में जो है वो बादशाह खत्म हुई, रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। और स्टालिन और लेनिन जो है वो दुनिया में आ गए। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में जो है वो अमेरिका
क्या बना जी, वर्ल्ड पावर बन के उभरा, वर्ल्ड पावर बन के, लिहाजा अमेरिकी अफकार का बहुत ज्यादा असर हुआ दुनिया में, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज्यादा, इसी तरह से जो है बरतानिया की कभी हुकूमत का बड़ी ग्रुप नहीं होता था, लेकिन बरतानिया जो है आहिस्ता आहिस्ता वो उसका जो मामलात है वो मालूम होने लगे, और इसके बाद जो है आप देखते हैं कि इंटरनेशनल चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे दुनिया में, जो है वो गुर्बत में कमी, और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा जो है, इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज है, कल्चरल इश्यूज है, इवन स्पेशली सोशल इश्यूज जो है, इन सोशल इश्यूज को जो है वो ओवरकम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दुनिया में आ गई, यूएनओ 1945 में यूएनओ बनी है, मकासद में शामिल है। क्या मकासद में शामिल है? आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको रेज करना है, लिविंग के मियार को बेहतर बनाना है, आपने इंसानी मसाइल को हल करना है, इंसाफ फराहम करना है, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। इन सारी चीज़ों ने जो है ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो इसके अलावा आप देखते हैं मतलब फ्रांस में भी जो है इंकलाब आया, इस तरह रशिया में इंकलाब आया, कई कंट्रीज में वो लोगों ने जो है वो जो हेरिडेटरी जो किसी थी उनको खत्म किया, और लोगों ने ये एहसास पैदा हुआ कि मौसमी तौर पर जो है खुशहाल हों। इन चीज़ों ने जो है वो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। इसके बाद जो है इसको मैंने जो है वो ग्लोबलाइजेशन को तकसीम किया है ना, इसको मुझे जो है हमने जो है दूसरे तकसीम किया है। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, अगर आप आज के दौर में देखें पहले तो ऐसा होता था, ये काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं, आप इसको काइंड्स कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन में जो है इसको हमने कवर किया है 2 3 4 जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स में जो है, ताकि हम उनको लहजा से देख सकें जरा ग्लोबलाइजेशन हमने किस तरह से इसको देखना है। मतलब ये इसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन मैं बात कर रहा था कि आज के दौर में कोई मुल्क किसी पर हमला कम ही करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। एक न्यू जो ग्लोबलाइजेशन की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। पहले तो आप देखते हैं ना बरतानिया मुकायदा आया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और उसने जो है सब कॉन्टिनेंट पर आके जो है वो मुकम्मल जो है अपनी फौज के जरिए और उस तरह से इसको कब्जा किया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए एक कंट्री दूसरी कंट्री पर जो है वो क्या कर रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की है, और वो दूसरे नंबर पे आप देखें इन्वेस्टमेंट होने लगी है, एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुकी है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो आ चुकी है, आप देखते हैं वो NIK, नाइकी, कोई नाइकी कह रहा है, कोई नाइक कह रहा है, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, आप अक्सर शर्ट्स पर जो है टी शर्ट पर टैग देखते हैं, शूज पर देखते हैं वो एडिडास जो है, इसी तरह मुख्तलिफ जो है आप चले जाए मार्केट में तो आपको एक ही कई कंट्रीज में एक ही कंपनी की मसनूआत जो है वो मिल जाती है। ठीक है, बाटा सर्विस की भी देख लें तो आपको कई कंट्रीज में, पेप्सी कोका कोला को भी देख लें तो आपको ये मल्टीनेशनल बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ रोजगार हम लोगों को दे रही है बल्कि वो मुल्क की जरूरियात को भी पूरा कर रही है। तो ये भी इसमें ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब भी हो सका है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुके हैं, हर कंट्री ये चाहता है कि वो अपना दूसरे मुल्क में माल सप्लाई करे, उसको कम से कम टैरिफ मिले, वो कम से कम जो है उसको जो है टैरिफ पे कोई ट्रेड बैरियर मौजूद ना हो और वो ओपन ट्रेड करे, और इस तरह जो है करेंसी के मामला भी हल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन के जरिए मुमकिन हुई है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में कल्चर्स को समझने में बड़ी मदद किया है। हम लोग कभी समझते थे हमारा कल्चर ही कहता है, अब हम जब दूसरे कंट्रीज में दूसरी कंपनियां जाती हैं वहाँ पे ट्रेड करती हैं, कारोबार करती हैं, तो दूसरों के कल्चर को समझने में मदद मिलती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप एक गुलदस्ता लेते हैं जिसमें कई तरह से जो है फ्लावर्स मौजूद हैं, आप दूसरे कल्चर को समझने में मदद मिलती है, फेस्टिवल्स को समझने में मदद मिलती है, उनकी वैल्यूज को बिलीफ को समझने में मदद मिलती है। इस चीज़ ने दुनिया को एक दूसरे को मिलकर कर रही है, करीब कर दिया है कल्चर को कवर करने में। अब आप देखिए क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, लीग्स हो रही हैं, तो वो भी इसी का हिस्सा है ना कि दूसरी कंट्रीज के खिलाड़ी जाते हैं, वो उनके कल्चर के मुताबिक जो है वहाँ पे वैल्यूज में और ट्रेडिशंस में शरीक होते हैं। इंडिया में आप देख लीजिए जब ये स्टेडियम की बात है तो वो अपना कल्चर के जरिए, और इसी तरह जब उनकी लीग स्टार्ट हुई है तो उसमें दूसरे खिलाड़ी जो लेते हैं तो वो कल्चर को करीब लाने में जो है वो बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा आप देखें तो इससे मीडिया और कम्युनिकेशन के मामलात को बड़ा जो है वो इस चीज़ ने भी बड़ा कंट्रोल किया है। मीडिया के जरिए जो है हम लोग जो है वो महत्व जब अपना आज़ादी का त्यौहार मनाते हैं, चाइनीज मनाते हैं, तो हम लोग वो अपने मीडिया को देख
नेशंस अगर आप देखें तो वो वीजा में जो है वो इसी तरह से कोई इतना भारी नहीं रखता है, मतलब शेंजन कंट्रीज देख लीजिए आप जो है, नेटो मालिक जो है वहाँ पे देख लीजिए उन्होंने मिलजुल कर एक तंजीम है सिक्योरिटी के लिए जो है, इस चीज़ में ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है कि हमने मिलकर जो है वो मुकाबला करना है, ठीक है। इसके बाद जो है इमिग्रेशन के मसाइल को हल किया है कि एक कंट्री जो है अगर एक मतलब दूसरे कंट्री में चला जाता है तो उसको कौन से मसाइल हो सकते हैं, सवाल खाने बने हुए हैं जो उनके मसाइल को हल करते हैं और एक दूसरे के साथ जो मामलात को बेहतर बनाने के लिए मदद की जा रही है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन दुनिया में बहुत ज़्यादा जो इदारे बन चुके हैं जिसमें यूएन हो, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ है, साफा है, नाफा है और ईसीओडी मैं इसमें शुमार करता हूँ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ इदारे जो बन चुके हैं इन्होंने ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मदद की है दुनिया को करीब लाने में। एफटीएफ आप लोग जानते हैं, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है ये भी आपके सामने मौजूद है। वर्ल्ड बैंक जो है वो लोगों को कर्जा दे रहा है, फिर से मुआशी हालात ठीक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ये भी मुख्तलिफ कंट्रीज को जो है, कंट्रीज की बात करूँगा तो कंट्रीज को जो है वो इमदाद फराहम की जा रही है। ऐसी पॉलिसीज हैं जो उनको बूस्ट अप करने के लिए जो है इमदाद अदा कर रही हैं। इसके अलावा जर्नलिज्म में और पॉलिसी मेकिंग में जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन है कि अगर वो प्लान पॉलिसी बनाते वक्त जो है इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको मद्देनजर रखते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपना नाम बनाना है, सिर्फ तो लोगों को कंट्रोल नहीं करना है बल्कि हमारा इमेज स्पॉइल हो जाएगा, दुनिया में हमारा इमेज स्पॉइल हो जाएगा। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ह्यूमन राइट्स का बड़ा इंटरनेशनल एमनेस्टी है। अब अगर किसी कंट्री में कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, माइनॉरिटीज की वायलेशन होती है, वीमेन की राइट्स की वायलेशन होती है, तो आपका क्या ख्याल है कि दूसरे कंट्रीज खामोश होकर बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में दुनिया की तंजीमों में शऊर पैदा किया कि अगर दुनिया में कहीं भी जो है वो ऐसा कोई मामला होता है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो फौरन एक्शन में आ जाते हैं, उसको जो है बाकायदा जो है वो कवरेजेंस दी जाती है। और ये कम्युनिकेशन एज ने जो है कोई चीज़ छुपी नहीं रहने दी है, अब फौरन जो कोई भी वाक़या है जो सामने आ जाता है। इसी तरह सिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट की जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली टेररिज्म का जो लास्ट मामला 9/11 के बाद हुआ है, इस चीज़ में दुनिया को जो है ग्लोबलाइजेशन पे मिल गया कि आप मिलजुल कर जो है वो दुनिया के अहम जो मामलात हैं उनको आप हल करें। ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री को चैलेंज है और बाकी कंट्री चुप करके जो है वो बैठे रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर जो है कॉमन चैलेंजेस का जो है वो इनको देखेगी और इनको सॉल्व करेगी।